नमस्कार मित्रों, गुरुजी ई एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र यादव। आज आपको हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि को लेकर हम बात करते हैं और संधि में भी हम बात करेंगे विशेषकर स्वर संधि की। हमने बात की है कि जब वर्णों का मेल होता है, वर्णों का वर्णों से मेल हो, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे कहते हैं हम संयोग। जब किसी वर्ण का वर्ण के साथ मेल किया जाए और मेल करने पर उसमें कुछ ना कुछ विकार हो, परिवर्तन हो, तो वहां पर उसे कहते हैं संधि। हम प्राचीन काल में देखते हैं कि यदि दो पक्षों में संधि करवाई जाती है, समझौता करवाया जाता है, तो दोनों पक्षों की बातें महत्वपूर्ण रखी जाती हैं। उसी आधार पर अपने यहाँ पर एक मुख्य बिंदु है संधि, और उसमें भी हम बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि की हम बात करते हैं तो शुरुआत करें हम आज संधि चैप्टर को लेकर करते हैं और हम बात करेंगे स्वर संधि। सबसे पहले बात करें संधि, और इसका भी शुद्ध रूप की हम लिखें तो इसको हम इसके पंचम वर्ण में नासिके व्यंजन के रूप में लिखेंगे संधि। संधि होता क्या है तो देखो, संधि में दो पक्ष होते हैं, दो पक्षों में कोई समझौता किया जाए उसे हम बोलते हैं संधि, अपने ऐतिहासिक दृष्टि की तरफ से तो बात करें तो। और नेक्स्ट बात करें हम, दूसरी बात करें तो यहां पर होता क्या है, इसमें अपने हिंदी के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है संधि में। तो वर्णों का मेल होकर उस मेल से उत्पन्न विकार ध्वनि, उत्पन्न विकार ध्वनि, उसको हम कहेंगे संधि। जैसे हम बात करें मूल धन भूत, इसको लिखा जाता है इसी की तरह से मूल भूत। तो यहां पर किसी प्रकार का विकार नहीं होता, यह कहलाता है संयोग। इसे हम कहेंगे संयोग बेटा। जब हम संधि की बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे इसको लेकर, जैसे मैंने लिखा यहां पर हिम धन आलय, दो वर्णों में मेल होना है और उससे उत्पन्न विकार होगा, उसको हम संधि कहेंगे। तो यहां पर है अ और यहां पर है आवर्ण, इनको हम सवर्ण से जाति भी कहते हैं। इसमें हम ए और आ में अंतिम जो दूसरे वाला पद है, उस पद के फर्तम वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर जो पहला स्थान है पद है उसका अंतिम वर्ण है, वहां पर हम दीर्घादेश करते हैं। तो दीर्घादेश होगा यहां पर और इसका हम कर देंगे लोप, यानी इसको हटा देंगे। इसका हो जाएगा हिम धन आलय, हो जाएगा बन गया हिमालय। इस प्रकार से ये तो है अपने संधि। और जब किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हो तो उसे कहते हैं हम संयोग। तो यानी कि दो भी वर्ण को लेकर जब हम बात करेंगे और वर्णों का मेल जहां होगा उससे उत्पन्न होने वाली विकार ध्वनि कहलाती है संधि। आगे बात करें अपने हिंदी व्याकरण में संधि क्या है और किस प्रकार से। तो संधि में दीर्घादेश होता है, अपने स्वर की बात करें तो एक आदेश भी होता है, वर्णों का रूप बदलता है, तो उस आधार पर संधि के प्रकार है। तो सबसे पहले बात करें संधि की परिभाषा क्या है, तो व्याकरणिक तौर पर इसकी परिभाषा है वर्णों के मेल, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ध्वनि, उत्पन्न विकार ध्वनि को संधि कहा जाता है, संधि कहा जाता है। संधि करें के प्रकार कितने होते हैं, तो इस संधि के प्रकार 3। एक है स्वर का, स्वर से मेल होगा तो स्वर संधि, स्वर संधि।
बात करें यदि व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से मेल होगा तो वो कहलाएगी व्यंजन संधि, और यदि किसी विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होगा तो वो कहलाएगी विसर्ग संधि। देखो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हिंदी व्याकरण है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका पहला ही चैप्टर आता है संधि या संधि विच्छेद, जो सभी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हम इसको आराम समझते हैं। आज लेते हैं इसके पहले भाग की बात करेंगे स्वर संधि, फिर हम दूसरी जब व्यंजन का मेल होगा तो व्यंजन संधि है, और स्वर के साथ यदि इनका मेल होता है तो विसर्ग संधि हो जाएगा विसर्ग के साथ। बात करते हैं स्वर संधि। मुख्य चैप्टर है स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ होता है। बात करें कितने स्वर माने हैं तो हिंदी में स्वरों की संख्या मानी जाती है, स्वरों की संख्या ये मानी जाती है 11। कितनी मानी जाती है? हिंदी में स्वर होते हैं 11, और इन 11 स्वरों में यदि बात करें तो स्वरों की मात्रा के आधार पर कितने मात्राएं मानी जाती हैं? तो स्वरों की मात्राएं मानी जाती हैं 10। कितनी? एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं, तो वो है अपना ए। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं मानी जाती, ए को कहते हैं उदासीन स्वर। उदासीन स्वर कहा जाता है इसको। पाई के रूप में, जबकि मात्राएं होती हैं 10, स्वरों की संख्या मानी जाती है 11। तो इनकी संख्या में आपस में जब मेल कराएंगे क्या होता है बेटा? तो इसकी परिभाषा होगी स्वर का स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार उत्पन्न को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? मेल होना चाहिए। देखो बात करें इस ये पहला जो पद है, इस पद का जो होगा ये होगा अंतिम वर्ण। क्या होगा मित्रों? अंतिम वर्ण। इसमें हम बात करेंगे, इसमें जो हम बात सवर करेंगे कि होना चाहिए। जब पद के दूसरे आगे जो अपना दूसरे वाले में करेंगे तो दूसरा अपना पद है, उस पद का फर्तम वर्ण की बात करेंगे। फर्तम वर्ण ये भी क्या होना चाहिए? स्वर। और अंतिम वर्ण पहले पद का वो भी क्या होना चाहिए? स्वर। तो इसमें और इसमें आपस में क्या होगा? मेल होगा। जो एकादेश होगा या दीर्घादेश रूप होगा उसे ही कहेंगे हम स्वर संधि। जैसे मैं बात करूं, यहां पर मैंने लिखा अधि धन आदेश। क्या लिखा मित्रों? अधिधन आदेश। यहां पर ईश्वर, उसके बाद में आश्वर का हम मेल करेंगे। ई के बाद में आने पर कोई जो अपनी के दौरान ई का य में परिवर्तन हो जाएगा। ई का य में परिवर्तन होगा और उसमें हम आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा या। देखेंगे तो पहले बचा अपने पास में आधा हलंत करते हैं, लेकिन ये देखो या है तो इसको मिलाकर लिखेंगे तो या, और जो पीछे बच गया उसको लिख देंगे ऐसा कैसा। ये बन गया अध्यादेश। अधिधन आदेश। संधि पूछे कौन सी हो रही है तो यण स्वर संधि। कौन सी मित्रों? यण स्वर संधि।
नियमों की हम चर्चा करेंगे तब इसको आराम से देखेंगे। इस प्रकार से इसमें स्वर पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, दूसरे पद का भी प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर हो, और उनमें आपस में हम क्या करें, मेल करेंगे, तो उससे भी जो विकार होगा उत्पन्न उसे हम नाम देंगे स्वर संधि। यहां पर हमने ऐसे एक उदाहरण को देखा। अब बात करें इसको लेकर स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद कितने प्रकार माने जाते हैं, कितने भेद अलग अलग होते हैं, तो इसके 5 प्रकार माने जाते हैं। या कितने भेद माने जाते हैं, 5। ये 5 भेद कौन कौन से हैं, तो एक बार उनके नामों का जिक्र करते हैं हम। पहले तो हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जिसमें 2 समान वर्ण आएंगे, सहजातीय वर्ण आएंगे, वो स्वर मिलकर अपने दीर्घ रूप में बदल जाएंगे। दूसरे की हम बात करें तो दूसरा इसमें गुण स्वर संधि। तीसरे नियम की हम जब चर्चा करेंगे इस पर, तो वो है अपना वृद्धि स्वर संधि। और हम चौथे की बात करें आगे, जो अपना चौथा इसका भेद है स्वर संधि का, वो है यण स्वर संधि। और 5वें हम अंतिम रूप की प्रकार की बात करें तो यह है अयादि स्वर। एक प्रकार से हमने इसके 5 भेदों को हमने लिख लिया कि स्वर संधि है, उसमें स्वर से स्वर का मेल होता है, और इस प्रकार से हमने स्वर संधि कितने भागों में, 5 भागों में। अब इन 5 भागों की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम दीर्घ स्वर। तो देखो संधि। दीर्घ की बात करें, जब अपने सामने अपने हिंदी में 4 मूल स्वरों की चर्चा की जाती है, उन 4 मूल स्वरों का सवर्ण यानी कि उन्हीं का समान रूप, जिसे हम बोलेंगे सहजातीय रूप अपने सामने होगा, तो उनको हम आपस में मिलाकर उनका दीर्घ रूप लिख देंगे। तो इसमें सवर्ण या सहजातीय स्वरों को आपस में मिलाया जाता है। देखो ये कौन कौन से हैं, तो अपने 4 यदि बात करें हमें, ए, ई, उ और री, ये हिंदी में कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। इनको ही कहा जाता है मूल स्वर, इनको ही कहते हैं लघु स्वर, इन्हें कहा जाता है जड़ स्वर। इसका दीर्घ रूप हो जाएगा आ, इसका भी दीर्घ रूप हो जाएगा ई, उसे मिलाकर इसका दीर्घ रूप करेंगे उ, और री का दीर्घ रूप हो जाएगा री। इस प्रकार से इनका जो दीर्घ वर्ण, और जब अपने इस यदि ए के बाद में या के बाद में धन से पहले ए हो या आ हो, उसके बाद में ए हो या आ हो, तो वहां पर आ स्वर परिवर्तन है, तो वो कहलाता है अपना दीर्घ स्वर संधि का पहला नियम। नियम की बात हुई। दूसरा देखो, इसमें जब लघु ई या दीर्घ ई, छोटी या बड़ी, उसके बाद में इसका लघु रूप आए या दीर्घ रूप आए, तो ये भी अपने दीर्घ रूप में बदल जाता है, और ये भी अपने दीर्घ स्वर संधि में आता है। तीसरे की हम बात करें, उ या फिर बड़ा उ या गुरु, उ या उ
के दोनों ही रूपों आने पर उसमें दीर्घादेश हो जाता है, तो यहां पर भी कौन सी दीर्घ है? संधि। और इसी प्रकार से एक प्रभावशाली रहती है, री और री के बाद में री का मेल हो तो री का दीर्घ रूप अपने सामने आता है। इस प्रकार से हमने बात की कि दीर्घ स्वर संधि में 4 प्रकार के नियम होते हैं। जब कोई लघु या 4 स्वर होते हैं, उन मूल 4 स्वरों का सवर्ण या सजातीय आने पर अगला उनका सवर्ण हो जाता है और दीर्घ रूप में आता है, तो उसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। 4 प्रकार के इसके रूप बदलते हैं, आ, ई, उ, री। तो किस आधार पर? लघु के सामने गुरु आने पर, गुरु के सामने लघु आने पर किसी प्रकार से यदि इनका मेल होता है और इनमें दीर्घ रूप बन जाता है उनका, तो कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। इसके उदाहरणों की भी चर्चा करें। अपन उदाहरणों की बात करते हैं। यदि अपने उदाहरण हो यहां पर, जैसे हमने लिखा नयन धन अभिराम। जब अपने युग्म शब्द आएंगे अभिराम और अभिराम, अभिराम, तो इसका तो जाएगा सुंदर, और अविराम का होगा लगातार, बिना विराम किए, लगातार या निरंतर। तो हम सभी प्रकार के विषय को लेकर चलते हैं। नयन धन अभिराम, यहां ए और अगले वाले पद में भी पहला जो वर्ण है ए, ये सजाते हैं, लघु लघु मिलकर दीर्घ रूप में बदलते हैं, तो ये आ। और ये आ हम इसका तो करेंगे, यहां से इसको हटाएंगे और यहां ए के स्थान पर, लघु के स्थान पर दीर्घ कर देंगे। यानी कि दूसरे वाले पद में या जो अगला वाला जो भी शब्द समूह है उसमें से पहले वर्ण को हम हटाएंगे और धन से पहले वाले के अंतिम वर्ण को हम दीर्घ रूप में बदल देंगे। तो इसका हो जाएगा नैनाभिराम। क्या हो जाएगा मित्रों? नैनाभिराम। नयन धन अभिराम, नयनों को सुंदर लगने वाला, इस प्रकार से। अगला देखो दूसरा उदाहरण, प्रति धन इक। हमने लिखा यहां प्रतिधन इक। हम बात करें यदि कोई भी उपसर्ग आ जाए अपने इसमें, जो हिंदी के मूल उपसर्गों में बात की जाती है, संस्कृत के 22 उपसर्गों का यहां जिक्र किया जाता है, उन उपसर्गों की मात्रा यदि हम पूछे आपसे, तो उपसर्गों की मात्रा सदैव क्या होती है बेटा? उपसर्गों की मात्रा सदैव लघु होती है। उपसर्गों की मात्रा सदैव कैसी होती है? लघु होती है। उपसर्गों में यदि हम मात्रा की जब बात करेंगे तो वो सदैव कैसे होती है? लघु। जैसे हमने लिखा अभी प्रति, यदि मैं लिखता है यहां परि, यदि हम बात करेंगे अनु, वी, नी, अधि, अपि, अति, सभी में हमने बात की, यहां पर सभी कैसे आ रही हैं? देखो पहले अंतिम वर्ण आया लघु, बाद में प्रथम वर्ण आया ई, लघु लघु को मिलाया तो अपने यहां रूप हुआ दीर्घ में। लघु लघु को मिलाया तो रूप होता है दीर्घ में, तो ये कहलाया अपना दीर्घ स्वर संधि। हम पहले वाले वर्ण की मात्रा को गुरु करेंगे, अगले वाले जो अपना पद है उसकी प्रथम वर्ण की मात्रा को हटा देंगे, तो लिखेंगे प्रैतिक। क्या लिख देंगे मित्रों? प्रैतिक। तो इस प्रकार अपने यहां पर हम देंगे। अगला नियम देखें अपन, हमने लिखा यहां पर वधु धन उल्लास, एक
वर्ण लिखते हैं, अपने यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं वधु धने उल्लास। यहाँ देखो उ की मात्रा दीर्घ रूप में है, उसके सामने उ का रूप लघु है। यदि गुरु आए या लघु आए तो दोनों इस प्रकार से बदलते हैं अपने ही सजातीय वर्ण के गुरु रूप में, यानी अपने दीर्घ रूप में। तो यहाँ इसका वह द की मात्रा देखो ऑलरेडी पहले से हुआ है, तो यानी कि इसको हटाएंगे, इसकी मात्रा को हम दीर्घ में बदलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा। आगे देखो जैसा है वैसा लिख दो इसको, तो वधु धने उल्लास, वधु धने उल्लास। ये अपनी व्यंजन संधि का रूप है उल्लास। उल्लास में हम बात करेंगे उत धन उल्लास। तय द के सामने यदि ल आ जाए, तय द वर्णों के सामने ल आ जाए तो तय द की संधि के नियम के अनुसार ये उसी वर्ण में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा उत धन लास का उल्लास। क्या हो जाएगा मित्रों? उल्लास। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है अपने सामने यहाँ पर, जबकि इधर हमने बात की वो है अपने दीर्घ स्वर संधि का। इस प्रकार से हम एक और लिखें, पितृधन ऋण। तो यहां पर री और उसके बाद में री मिलकर बड़ी री है, जो अपने हिंदी में शायद नगण्य रूप में चलता है। हम लिखते हैं इनको पितृण। तय आधा, उसके बाद में री, तो री का रूप हुआ यहां पर बड़ी के रूप में तय, और उसके बाद में हमने इसका रूप लिखा बड़ी का। तो इस प्रकार से हम इसको तय आधा रह गया इसमें, तो यहां लिखेंगे हम इसको पी तय, और तय में हम लगा देंगे और ये बन जाएगा पितृण। इस प्रकार से हमने देखा कि दीर्घ स्वर संधि है। इसके उदाहरणों की हम बात करें तो हो जाएगा जैसे अपने प्रतीत, अतीत, महिंदर, कपीश, वधुलास हो गया अपना, और कपीस, अति, प्रतीत, अतीत, महिंदर, कपीश, विद्यालय, सत्यार्थी, विद्यालय, सत्यार्थी, इन सब की हम जब बात करेंगे तो सभी में अपने दीर्घ स्वर संधि है। विच्छेद करेंगे हम इनका, तो अभी हमने बात की थी कि प्रत्युपसर्ग होगा, वहां पर उपसर्ग में मात्रा होगी छोटी, प्रतिधन इक, प्रतिधन इक। आगे हम बात करें इनकी, अतिधन इत। महिंद्र की बात करें तो मही धन इंद्र। कपीस की बात करें तो कपी धन ईश, कपी धन ईश। अगले वाले वर्ण को यहां हटाएंगे, इसकी मात्रा को हम दीर्घ कर देंगे। विद्यालय की बात करें, कपीस कहते हैं, हनुमान जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है इसको। कपी का मतलब होता है वानर। यहां हम बात करें विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्यालय। सत्य का हो जाएगा सत्यार्थी, का हो जाएगा सत्यधन, और सरयू में नदी की हम बात करें तो सरयू
धन ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब होता है, अर्थ होता है और सभी नदी का नाम है। ये अपने दीर्घ स्वर संधि। हम आगे इनके काफी एक उदाहरण की पीडीएफ लगा देंगे। फिलहाल दूसरे नियम की हम चर्चा करें तो अगला नियम है गुण संधि को लेकर। हम बात करेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। यहां पर देखो, पहले वाले प्रथम पद में ए या आ हो अंतिम वर्ण। ये पहला जो पद है उसमें क्या है, ए या आ। और उसके बाद में यदि अपने सामने पहले नियम के अकॉर्डिंग आए ई लघु या गुरु रूप में, तो ये दोनों मिलकर एक आदेश हो जाते हैं अय में, जिसकी हम एक मात्रा लगाएंगे। फिर उसके बाद में दूसरा नियम है इसका कि ए या आ के बाद में, इनके बाद में क्या है, ऊ या बढ़ा हुआ है, तो ये दोनों मिलकर बदल जाते हैं ओ में, और इसकी हम मात्रा इस प्रकार से लगाएंगे। और तीसरा नियम है, यदि पहले पद में अंतिम वर्ण हो ए या आ, पहले पद में अंतिम वर्ण हो ए या आ, उसके बाद में री आए, ए के बाद में री आए, तो ये दोनों मिलकर बनते हैं अर। क्या मैंने मित्रों, अर। रे जो भी होगा उसके ऊपर लगा देते। इस उदाहरणों को लेकर, तो पहले उदाहरणों की हम बात करें, हम यहां लिखते हैं महेश। महेश का संधि विच्छेद होगा महाधन ईश। महाधन ईश। देखें इसको, यहां पहले वाले पद में अंतिम वर्ण आ रहा है आ, अगले वाले पद में प्रथम वर्ण है ई। आ और ई मिलकर दोनों बनते हैं एक आदेश में ए, और एक ही मात्रा हम पहले वाले वर्ण पर लगाते हैं। तो यहां मात्रा लगाएंगे हम मह, है में हम एक ही मात्रा जोड़ेंगे और आगे जो शेष बचा उसको लिख देंगे, तो हो जाएगा महेश, जो किसके लिए पर्यायवाची रूप में काम में लिया जाता है, शिव। देवों के देव महादेव, उसके लिए प्रयुक्त होता है। दूसरे नियम की चर्चा हमने लिखा परोपकार। परोपकार हमने लिखा, देखो यहां पर हम विच्छेद करेंगे इसको मात्रा को। हमने विच्छेद किया परधन, परधन उपकार। पहले वाले पद, प्रथम पद में हम अंतिम वर्ण की मात्रा देखें ए, दूसरे वाले में हम बात करें उ, ए और उ मिलकर दोनों में एक आदेश हो रहा है, क्या बनता है, ओ। क्या हम जब कभी आगे बढ़ेंगे तो इससे हम ए और आय वाली जो ऐदी संधि है वो नियम भी हम बना सकते हैं। जैसे इसका ये बना देंगे, उसका बनाएंगे, तो वहां पर तो यहां गुण संधि के दौरान देखें एक पद में उ आए, अंतिम वर्ण आए या आए, उसके बाद में दूसरे वाले पद का प्रथम वर्ण उ या बढ़ा हुआ है, तो वहां पर ओ हो जाता है, जिसकी हम मात्रा इस प्रकार से लगाते हैं। जैसे हमने बात की ए और उ, हमने रे से लिया था, तो यहां पर हम इसको तो हटाएंगे, ऊपर उपकार में उ को, और यहां पर मात्रा कर देंगे ओ की। तो परो आगे बचा क्या, प्रकार, तो इसका हो गया प्रोपकार। संधि की बात, कि ए री आई, हमने लिखा यहां पर इसका हो जाएगा छेद महाधन। के बाद में री आ रहा है, पहले पद में आ, दूसरे में पहला पद री, और
ए और री मिलकर अर हो जाता है। जहां से हमने आगे मात्रा ली वहां वर्ण पर यानी स पर ऊपर जाएगा। इसको हम मिलाकर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, आ की मात्रा जोड़कर महा, आ की मात्रा थी, अब वहां पर हमने आ की मात्रा लेकर उसको दिया केवल ए, तो ए की मात्रा वापस, इसका हो जाएगा। बचा क्या रे, रे को आगे वाले वर्ण पर लिख देंगे तो ये हो गया महर्षि, महाधनसी। तो ये अपने कौन संधि के, गुण संधि के। जैसे हम लिखे महोदय, इसका विच्छेद हो जाएगा महाधन उदय, उदय। का एक और लिखें सप्तधन ऋषि, तो हम लिखते हैं इनको मिलाकर सप्तऋषि, और इसका होगा सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि। इस प्रकार से हमने इसके नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। तीसरे संधि के नियम को लेकर हम बात करेंगे। संधि का नियम बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। इसका नियम है कि प्रथम पद में ए या आ हो, उसके बाद में अगले वाले पद का पहला वर्ण ए ऐ हो तो ए हो जाता है। यदि ए या आ के बाद में ओ औ आए तो औ हो जाता है। देखो पहला नियम, ए या आ के बाद में ए या ऐ आए तो उसका दीर्घ रूप ए हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि का पहला नियम। दूसरा नियम है ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो इसमें इसका दीर्घ रूप हो जाता है औ। इसकी मात्रा हम लगाएंगे इस प्रकार से और इसकी मात्रा लगाएंगे हमें इस प्रकार से। देखो हमने लिखा एक उदाहरण, शदाधन एव, आ के सामने ए आने पर हमने इसको बदला, इसके मात्रा हम देंगे, इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा सैध, मात्रा लगाएंगे और हो जाएगा वह। क्या हो गया मित्रों, तो आगे वाले वर्ण को देखें, प्रौद्योगिक, इसका विच्छेद करेंगे तो होगा प्र, मात्रा ओ की यहां आ रही है तो यहां से विच्छेद करेंगे प्रधन औद्योगिक, धन औद्योगिक। ए के सामने औ आने पर भी औ हो जाएगा, पर अपने यहां पर, तो ये हो जाएगा औद्योगिक। अब ये औद्योगिक में हम बात करें तो इसमें है उत धन योग से तो बना उद्योग। क्या बना मित्रों, उद्योग। और उद्योग में हमने इक जोड़ा, उद्योग हम तो ये बन जाएगा, उद्योग में यदि जोड़े हम तो प्रारंभिक ओ में बदल जाएगी, ये हो जाएगा औद्योगिक, ये हो जाएगा औद्योगिक। इस प्रकार से हम वृद्धि स्वर की ओर बढ़े, उदाहरणों की हम चर्चा करेंगे। चौथे नियम तो नियम है अपना यण स्वर संधि। यण स्वर करते हैं, यदि
ई, ऊ और री, इनके सामने कोई भी असमान स्वर आए तो वो अलग अलग वर्णों में बदलते हैं। पहला नियम है ई या दीर्घ ई के बाद में इनके समान नहीं आना चाहिए। समान आएगा तो दीर्घ स्वर संधि होगी, असमान आएगा, समान आएगा सजाती हो जाएगा, असमान आना चाहिए। इनको छोड़कर कोई दूसरा आए, असमान स्वर आए, असमान स्वर आएगा तो इस स्वर की जो मात्रा होगी वो मात्रा हम जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? यहां देखो ई को बदलेंगे हमें ये में। किसमें मित्रों? ये में। तो यहां से बनेगा अपने, जैसे हमने अभी लिखा एक और उदाहरण, हमने लिखा अध्यक्ष। क्या लिखा है यहां पर? अध्यक्ष। तो इसका हो जाएगा अधि धन अक्ष। हम अक्ष की बात करते हैं। यहां पर हम यहां दह से हमने मात्रा ली ई की और इसे बना दिया ये। आगे जो है उस ए की मात्रा ये में जोड़ेंगे तो ये हल और इसको मिलाकर लिखेंगे तो बन जाएगा अपना अध्यक्ष। क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बनेगा। इसका दूसरा नियम देखिए, यण संधि का दूसरा नियम है ऊ या बड़े ऊ के बाद में सजातीय नहीं आना चाहिए। सजातीय आएगा तो दीर्घ और असमान आएगा तो असमान स्वर आए। तो असमान स्वर की हम मात्रा का योग करेंगे किसमें? तो इन दोनों को ही बदलेंगे किसमें बेटा? व में। व के साथ इस मात्रा का हम योग कर देंगे। जैसे हमने लिखा वधु धन आगमन, वधु धन आगमन। क्या लिखा हमने? वधु धन आगमन। और इससे बन जाएगा अपने ऊ का तो बनेगा व और उसमें मात्रा जोड़नी है आ की, तो ये व और इसमें मात्रा जोड़ेंगे आ की तो ये बन जाएगा वधवागमन। क्या बनेगा इसका? तो इसका बन जाएगा वधवागमन। क्या बनेगा मित्रों? वधवागमन। नेक्स्ट नियम की ओर चले तो यण संधि का तीसरा नियम है, यण संधि के तीसरे नियम को लेकर हम चलते हैं। यदि री के बाद में असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो री का हम बनाएंगे र और असमान स्वर की जो भी मात्रा होगी उस योग करें। री और री के बाद में कोई भी असमान स्वर तो असमान स्वर में हम जो मात्रा है समान स्वर की वो मात्रा हम कहाँ जोड़ेंगे? री पर जोड़ेंगे। इस प्रकार से अपना यहां पर रे कंप्लीट हो जाएगा। हमने अभी देखा यहां पर मातृधन आज्ञा, री है अपने यहां पर और इस री के सामने आ रहा है आ। इसका बनाएंगे बेटा हम रे। क्या बना देंगे? रे। और उसमें जोड़ेंगे हम रा आ की मात्रा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहां ध्यान रखें, तय में यदि र हम मिलाते हैं तो बन जाता है संयुक्त व्यंजन त्रय और इसमें आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या बनेगा? तो मात्रा। संधि को लेकर हम चलेंगे नेक्स्ट में, इनके उनको लेकर लास्ट नियम की एक चर्चा करें। अपना पांचवा इसका प्रकार है, उसका नाम है अयादि स्वर संधि। कौन से मित्रों? अयादि स्वर संधि। इसके देखो हमने बनाया था ए और ई आए तो ए होता है, जबकि ई को बदलेंगे हम ये में और ये जो ऐसा कैसा था और यहां लगा देंगे हम ए। उसी प्रकार से ए के सामने ऊ आने पर ऊ ओ होता है जो गुण संधि का नियम था, तो ऊ को बदलते हैं हम व में और ये बन जाएगा अवधन। तो ओ का रूप बदलेंगे औ में
और ए को बदलेंगे ए में। नियम देखो इसका, पहला नियम है ए या ए के बाद में कोई भी क्या है बेटा, ए समान है स्वर आए, कोई भी क्या है समान है स्वर आए। हम उस असमान स्वर की मात्रा तो जोड़ेंगे, ये मात्रा जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे कहाँ, यदि ये वाला वर्ण आए तो हम बनाएंगे उसको ये, और ये वर्ण आए तो हम बनाएंगे आ ये, इनमें हम जोड़ देंगे। देखो एक बार हमने लिखा नयन, विच्छेद करेंगे न हलंत ये, फिर हलंत, और हमने लिखा अन, इसको हमने बदला ए में, इसका विच्छेद हो गया ने धन अन। दूसरा लिखा हमने नायक, क्या लिखा मित्रों, नायक। नायक में देखना आप, विच्छेद करेंगे इसका तो न धन आय धन अक, आय की मात्रा बनी कैसे, तो न पर लगाएंगे हम की मात्रा, क्योंकि इससे अय बनता है, और बचा क्या अक, और उससे बन जाएगा अपने सामने नायक। अगले नियम की ओर चलें। अयादि का दूसरा रूप है कि ओ या फिर औ, इनके सामने कोई भी क्या आ जाए, ए समान स्वर आए, असमान स्वर आए, असमान स्वर की मात्रा जोड़ेंगे। ये मात्रा लगानी कहां पर है, तो यदि ओ आए तो उसको बदलेंगे हम आओ में, और औ आए तो इसको बदलेंगे हम आओ में। देखो यहां पर जैसे हमने लिखा अभी एक उदाहरण, भवन, क्या लिखा, भवन, तो भवन का विच्छेद करते हैं इस प्रकार से, भ, उसके बाद में ए और व, और यहां बचा न, हलंत में है तो यहां हमने लिखा अन। इसकी मात्रा को आपने किस में बदला, अव है तो इसका हो जाएगा भो धन अन, मिलाकर लिखेंगे हो जाएगा नियम। भवन हो गया, हवन है, नायक है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए इसका, ये तो आपके ओ आने पर हो जाएगा। दूसरा देखो इसी प्रकार से, भावना, इसका हम यहां देखो आव आ रहा है तो इसको विच्छेद करेंगे, भय धन आव धन ए न, धन आव धन ए न। यहां इस मात्रा को बदलेंगे हम अवो में, और अवो की मात्रा अपने को लगानी है किस वर्ण पर, तो भय पर, तो ये लिख दिया हमने भव धन, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे ए न, भव धन भावना। प्रकार से हमने जब बात करी आज इन 5 नियमों को लेकर, स्वर संधि की विशेषकर इन 5 नियमों में चर्चा की। 5 जो प्रकार हैं, गुण स्वर, अपने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि संधि, इनको लेकर हमने अलग अलग की परिभाषा पढ़ी, और एक प्रकार से इस स्वर संधि को एक ही क्लास में करने की पूरी कोशिश की है। हम इनकी एक अलग से पीडीएफ जिसमें पूरे के लगभग उदाहरण आएंगे 5 संधियों के, स्वर संधि के 5 प्रकारों से लेकर, हम उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने केवल हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के 5 भेदों को लेकर चर्चा की है, और 5 भेदों में स्वर संधि के जो 5 भेदों के नियम पढ़े, उनसे संबंधित हमने एक दो उदाहरण किए, उन उदाहरणों को समझा। आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप इसी तरह अपने इस चैनल से जुड़े रहें। मैं नरेंद्र यादव आपको इस प्रकार से हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने पेश करता रहूँगा। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।
अजय